नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की उस घटना की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोकतंत्र में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से शाहरुख ने अंकिता को टारगेट किया और अंकिता की आखिरी 30 मिनट कैसे गुजरे। दर्दनाक 30 मिनट। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार करके उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इंतजार इस बात का है कि इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी ऐसी घटना करने से पहले 100 बार सोचे। इसके साथ ही लोकतंत्र में आज बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सियासी घमासान सड़क पर पहुंच गया है। फिर सोनाली फोगाट को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे और बताएंगे कि अब सोनाली की मौत के पीछे जो राज हैं वो कैसे गहराते जा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे कश्मीर की, जहां नंदीग्राम नरसंहार के पीड़ित आज भी कैसे इंसाफ के इंतजार में दिन काट रहे हैं। ये तब भी हो रहा है जो सरकार अब ऐसी है जो अपने आप को कश्मीरी पंडितों का हितैषी बताती है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं झारखंड से, जहां एक बेगुनाह लड़की को जलाकर मार देने का मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार खुद अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है, तो आज बीजेपी के नेता, कई सारे नेता, दिल्ली तक से नेता अंकिता के घर पहुंच गए, परिवार वालों से मिले। इस बीच अंकिता के परिवार वालों से लेकर पड़ोसी रिश्तेदारों से सब लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रविकांत वहीं पर हैं और उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। झारखंड के अंकिता को न्याय कब? ये सवाल झारखंड के दुमका से लेकर पूरे देश में लोगों की जुबान पर है। वजह है एक बेकसूर बच्ची की हत्या, जिसके पीछे है साजिश और सनक। जांच की टीम अंकिता के घर की तलाशी ले चुकी है और अब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है ये जानने कि आखिर ये सब हुआ कैसे और कैसे उसे परेशान किया जा रहा था। हैरान और रूह कपा देने वाली ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि अंकिता को जान से मारने के लिए किस तरह से साजिश रची गई थी। 22 अगस्त की उस मनहूस रात की कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। इसी यहीं पर सोई हुई थी, एक खिड़की लॉक था, एक खिड़की सटा हुआ था। लाइन जाने के बाद खिड़की खोल देती है हवा खाने के लिए। शाहरुख आया उधर से, 4:30 बजे सुबह की घटना है। शाहरुख आया, उसका देह पर पेट्रोल छीटा, 2 लीटर पेट्रोल डब्बा में पेट्रोल था, हाथ में माचिस था। छीटा, ये उठ गई, उठी, ठंडा लगा, इस वजह कहीं पानी आ रहा है, उठी, जैसे पर्दा हटा के देखा था तो वो माचिस मार दिया। इसको बोलने का मौका नहीं दिया, माचिस मार दिया। पूरा मतलब टी शर्ट पहनी थी, पूरा लाखने लगी। दौड़ते हुए गई, बगल रूम में मैं सोता हूँ, हम पापा, मेरी माँ और मेरा बेटा सोता है बाहर में। दौड़ते हुए गई, पापा बचा लो। हम दौड़ के उठे, देखे कि यहाँ खिड़की, हम सोचे कि लाइन का शॉट लगा होगा, उसको लाइन लगा, देखे यहाँ पूरा जल रहा है, पूरा एकदम जल रहा है, पूरा बिस्तर उतर। उसका फटाक से उसको टी शर्ट में खोल के फेंका, नीचे पैजामा पहनी, पैजामा खोला, उसके चद्दर कम्बल से इसको ढके। तब तक हम पूरे घर को बुझाते हैं, आग से बाल्टी में पानी लगे घर को बुझाया। बुझाने के बाद उसको गिर गई बेहोश होकर के, फिर उसको उठा करके मेन गेट खोला, मेन गेट खोल के उसको हॉस्पिटल ले गए। ये बिल्कुल सुबह 4 बजे की बात है, जब शाहरुख ने पूरी साजिश के तहत सब पहले से तय कर रखा था कि कैसे अंकिता पर पेट्रोल फेंकना है और कैसे इस घटना को अंजाम देना है। हमारे संवाददाता रविकांत राय ने अंकिता के घर के पिछले हिस्से में भी पहुंचे, जहां ये सब कुछ हुआ। वो घटनाक्रम कैसे घटा होगा, उस दिन क्या हुआ, वो सिलसिलेवार तरीके से हम अपने दर्शकों को बताते हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये अंकिता का घर है और अंकिता के घर के बैक साइड यानी पिछले हिस्से में हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं उस दिन सुबह 4 बजे क्या हुआ था। ये खिड़की आप देख रहे हैं और ये खिड़की के ठीक पीछे ये जो बेड आप देख रहे हैं, ये अंकिता का बिस्तर है और यहीं पर उस दिन सुबह के 4 बजे अंकिता सो रही थी और शाहरुख जो आरोपी है उसको ये पता था कि ये खिड़की जो है वो खुली रहती है, जब भी लाइट कटती है तो हवा के लिए इस खिड़की को खोल दिया जाता है। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच टीम भी अपना काम कर रही है, लेकिन अंकिता के घर की खिड़की पर जो निशान पड़े हैं वो शाहरुख की दरिंदगी के सबूत हैं। वो इसी रास्ते से, पीछे के रास्ते से आप देखिए, इसी रास्ते से वो और छोटू जो है वो दोनों आते हैं और उनके हाथ में पेट्रोल की गैलन होती है और इसी विंडो के माध्यम से पहले जो है वो अंकिता के ऊपर यहाँ से पेट्रोल जो है वो छिड़कते हैं और उसके बाद यहाँ माचिस से आग लगा देते हैं। उसका सबूत देखिए, ये जो आप खिड़की देख रहे हैं वो पूरी तरीके से काली पड़ गई है।
आप देख पा रहे होंगे हिमांशु, ये जो खिड़की है वो पूरी तरीके से काली पड़ गई है और अंकिता सुबह के 4 बजे यहीं सो रही थी और यहीं पर पेट्रोल डालकर उसको शाहरुख नाम के आरोपी ने जलाया। तो हम ग्राउंड जीरो पर हैं, ये अंकिता का घर है। उसके बैक साइड पर ये गली आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग आते जाते हैं और चूंकि शाहरुख जो है बगल में ही रहता था, इसलिए लोगों को और शाहरुख को पता था कि इस घर के अंदर जो मूवमेंट होती है, कब कौन आता है, कौन कहाँ सोता है। अब एक बार फिर से उस कमरे की तस्वीर देखिए जहां अंकिता को खिड़की से पेट्रोल फेंककर शाहरुख ने जला दिया। अब पता चल रहा है कि उसने पहले से ही सारी रेकी कर रखी थी। बेड आप देख रहे हैं, उसके सामने जो खिड़की लगी है वो भी आप देख रहे हैं और इस खिड़की को शाहरुख ने 8 दिन पहले, जो उसमें मिरर लगा हुआ है कांच, उसको तोड़ा था। यानी उसको इस बात की जानकारी थी कि इस परिवार में कब कौन किस वक्त कहाँ रहता है और उसी मौके का उसने फ़ायदा उठाया और सुबह के 4 बजे इसी विंडो से उसने पेट्रोल डाला। अंकिता के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात हैं। हर आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे संवाददाता रविकांत राय ने अंकिता के घर के पास हर उस जगह पर जाकर देखा जहां से शाहरुख गुजरा था और उस रात उसने अंकिता की जान ले ली थी। अगर हम आपको बाहर लेकर चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हैवी पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है। समय समय पर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं। हम आपको बाहर लेकर चलते हैं और फ्रंट गेट से अंदर जाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यहाँ पूरे घर को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ये आगे का हिस्सा है। हमने पीछे का हिस्सा अपने दर्शकों को इसलिए दिखाया क्योंकि वो वही जगह थी जहाँ से उसने वारदात को अंजाम दिया। यानी खिड़की के अंदर पेट्रोल डाला, उसको पहले से पता था कि अंकिता यहीं पर सोती है और उसके बाद बच्ची को जलाया गया। अब मांग है तो सिर्फ न्याय की। घर के लोग हों या पड़ोसी या फिर मोहल्ले से उठने वाली आवाज, हर तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक तो कुछ ही नहीं गए, कुछ नहीं, कहाँ आया नहीं, कुछ खबर। क्या चाहते हैं आप लोग इस घटना के बाद? जल्दी से जल्द सजा होना चाहिए। सजा होनी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये इस तरह का जघन्य घटना होना नहीं चाहिए। हमारे समाज के लिए बहुत जघन्य अपराध है और इस तरह के मनोबल जैसे नहीं बढ़े तो अपराधी को कुछ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। पता नहीं अंकिता को न्याय कब मिलेगा, पता नहीं अंकिता के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी, लेकिन ये तय है कि ऐसी घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही की गवाही है। दुमका से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। सियासत के रंग भी काफी अजीब होते हैं। एक तरफ झारखंड के दुमका में बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपनी सरकार को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक तरफ एक परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ सोरेन अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में भेज रहे हैं, जहां उनके रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं, हमने कल दिखाया था आपको, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। सवाल यह है कि झारखंड में ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो सरकार क्यों तत्परता से ऐसे कदम नहीं उठा रही कि इस तरीके की घटनाएं रुके। हालांकि अंकिता की हत्या की जांच झारखंड पुलिस ने एसआईटी गठित जरूर कर दी है, जिसकी अगुवाई एसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये कुछ घटनाएं आपको बता रहे हैं हम लोग, किस तरीके से वहां पर क्या झारखंड में चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। दुमका में कुछ छात्रों ने जो फेल हो गए, उन्होंने एक टीचर को ही पीट दिया। दुमका की ही घटना है कि अंकिता को जिंदा जला दिया गया। रांची में पूर्व बीजेपी नेता ने नौकरानी को प्रताड़ित किया, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। पलामू में 50 से ज्यादा हिंदुओं की झोपड़ी उजाड़ दी गई, इसको भी अब कोशिश की जा रही है। और इन्हीं घटनाओं को किसी न किसी तरीके से सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक रोटियां सेकने का भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनाली फोगाट की। बीजेपी के नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर 2 राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। एक तरफ हरियाणा पुलिस ने जांच तेज कर दी है, दूसरी तरफ गोवा की पुलिस ने जांच के सिलसिले में हरियाणा में कदम रखे। अब इस पूरे केस में अब तक भले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हो, लेकिन इस केस में एक से बढ़कर एक राज जो हैं वो हर दिन सामने आ रहे हैं। सवाल कई सारे सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनाली की मौत के पीछे क्या कोई गहरी साजिश है। ये रिपोर्ट देखिए। हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। एक मौत, दर्जनों सवाल,
दो राज्यों में कनेक्शन। जैसे जैसे जांच की आंच तेज हो रही है, पुलिस के सामने नई नई बातें आ रही हैं। अब परिवार की दरख्वास्त पर पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी शुरू कर दी है। परिवार वालों का आरोप है कि सोनाली के फार्म हाउस से एक लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और कुछ दस्तावेज भी चोरी हो गए थे। अब सच क्या है, इसके पीछे का सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है। फार्म हाउस के स्टाफ से पूछताछ होगी। पुलिस की हिरासत में सुधीर के सहयोगी शिवम। पुलिस ने शिवम से भी पूछताछ की है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर परिवार का जो आरोप है उसमें कितना दम है। दूसरी तरफ गुरुग्राम के जिस फ्लैट में सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट किराए पर रहते थे, वो फ्लैट भी अब जांच के घेरे में है। कहा जा रहा है कि गोवा जाने से पहले दोनों गुरुग्राम के इसी फ्लैट से निकले थे। सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले सुधीर सांगवान के साथ आखिरी बार गुड़गांव की 102 सेक्टर में मौजूद गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में रुकी थी। यहाँ पे वो अक्सर आया करती थी क्योंकि सुधीर सांगवान ने यहाँ पे एक फ्लैट ले रखा था जिसमें सोनाली और सुधीर दोनों रहते थे। ज़्यादा बात करने के लिए इस पर हमारे साथ संदीप फोगाट जी हैं जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, ये लोग कब से यहाँ पे रह रहे थे? सर, ये 1 जून 2022 से यहाँ पे उन्होंने किराए पे लिया था ये फ्लैट। और सर, ये अक्सर आया जाया करते थे यहाँ पे? जी हाँ, ये 1 जून से के बाद से लगातार यहाँ पे हर हफ्ते सुधीर सांगवान तो मोस्टली यहाँ रहता ही था और सोनाली भी 3-4 बार यहाँ पे रह के गई है। आखिरी बार सर कब देखा था गया थे लोगों को? लास्ट टाइम सर वो शायद 22 तारीख को सुना है कि 22 को यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और यहीं से फिर उन्होंने टैक्सी लेके वो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसी फ्लैट पर कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट की बहन भी रहने आई थी और ये भी कहा जा रहा है कि इस फ्लैट में सुधीर ज्यादा रहता था, सोनाली कभी कभार ही आती थी। इधर हरियाणा की पुलिस जांच कर रही है तो गोवा की पुलिस भी हिसार तक आ पहुंची। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर सांगवान, सुखविंदर, कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक और 2 ड्रग पेडलर्स, ये सभी अब भी पुलिस की कस्टडी में है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। सारी बातों के बाद सवाल यही है कि सोनाली की मौत का असली जिम्मेदार कौन है और पुलिस इसे लेकर कब तक खुलासे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में बड़ा अजीब वाकया हुआ। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के बाहर जब बच्चे आज पहुंचे तो कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को अक्सर टीवी पर तू मैं करते सुना है, उन्हें आज साक्षात उनके स्कूल के बाहर बहस करते हुए पाया गया। हम गौरव भाटिया जो बीजेपी के हैं और आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया दिल्ली के स्कूल देखने पहुंचे। एक टीवी डिबेट में दोनों में बहस हो गई। उन्होंने कहा चैलेंज खेल रहे थे, आओ स्कूल देखेंगे और हम टॉयलेट गिनाएंगे। ये सब के बाद आज वो साक्षात पहुंच भी गए। सौरभ भारद्वाज उन्हें स्कूल दिखाने पहुंचे थे, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि करीब 500 स्कूलों का दिल्ली का जो सफर होने वाला था, शर्त इसी बात की थी, वो 2 मिनट में खत्म हो गया। उसके बाद राजनीति कैसे हुई, रिपोर्ट में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कल तक जो लड़ाई जुबानी थी, आज वो मैदानी हुई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत सड़क पर हो रही है। यकीन नहीं आता तो ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहला वीडियो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आए गौरव भाटिया भाग गए। वहीं बीजेपी का दावा है कि सौरभ भारद्वाज ने 500 स्कूलों की लिस्ट नहीं दी। ये भिड़ंत कैसी रही आपको पूरा वीडियो आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल मंगलवार को एक टीवी डिबेट में गौरव भाटिया ने सौरभ भारद्वाज को यह चैलेंज कर दिया कि वो सुबह 11 बजे पहुंचेंगे दिल्ली के 500 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने और साथ में रिपोर्ट देंगे। इस पर सौरभ भारद्वाज ने उन्हें दिल्ली के चिराग एनक्लेव में बुलाया। गौरव भाटिया बुधवार को सुबह 11 बजे दिल्ली के कौटिल्य विद्यालय पहुंचे। वहाँ आप विधायक सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। वहाँ पहुँचने पर क्या हुआ, इसका एक वीडियो बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया। का मैनिफेस्टो है, 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में ले जाएगी। आपकी बात स्कूल के गेट पर दोनों नेता मौजूद थे। गौरव भाटिया इस बात पर अड़ गए कि उन्हें स्कूलों की लिस्ट चाहिए, वहीं आप विधायक इस बात पर अड़े रहे कि वो लिस्ट नहीं देंगे बल्कि स्कूलों में साथ साथ जाएंगे। है इसके बाद दोनों नेता दूसरे स्कूल में पहुंचे, फिर वही बहस हुई। गौरव कहते हैं सूची दो, सौरभ कहते हैं साथ जाएंगे। 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में
गौरव भाटिया ने खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें दोनों नेता सड़क पर ही तू मैं करते नजर आ रहे हैं। की सूची अगर मिल जाती नहीं, आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा, सूची दी डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा। ये बहस इस कदर बढ़ गए कि हंगामा खड़ा हो गया। गौरव भाटिया इसके बाद अपनी कार में बैठे और चले गए। सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बार बार रुकने का आग्रह करने पर भी गौरव भाटिया स्कूल के अंदर नहीं गए और भाग गए। गौरव भाटिया यहाँ तक आए, इस बिल्डिंग को देखा और अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए। मैंने उनको कहा कि भाई आपने 500 स्कूल देखने थे, आप चलिए ना। कह रहे नहीं, लिस्ट दे दो। मैंने कहा लिस्ट मेरे पास है, ये रही लिस्ट, मगर आपको लिस्ट नहीं दूंगा, आपको अपने साथ घुमाऊंगा। दोनों नेता अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। ना ही सौरभ ने सूची दी, ना ही गौरव भाटिया ने 500 स्कूलों का भ्रमण किया। ऐसे में स्कूल की इस लड़ाई पर दोनों पार्टियों से सवाल है कि आखिर सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया को स्कूलों की लिस्ट क्यों नहीं दी। और गौरव भाटिया से यह सवाल है कि जब सौरभ भारद्वाज खुद ही आपको स्कूल घुमाने लेकर जा रहे थे तो आप गए क्यों नहीं। दिल्ली की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि इसी बहाने कम से कम दिल्ली के 500 सरकारी स्कूलों का हाल एक दिन में ही पता चल जाएगा, लेकिन दोनों नेताओं की जिद ने ऐसा होने न दिया। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी के बुधवार चैप्टर में आज बात नार्को टेस्ट की भी आ गई। बीजेपी के 7 विधायकों ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के विधायकों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग करी। इस चिट्ठी में लिखा गया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यह झूठा आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए पैसों का ऑफर दिया गया। हम इस मामले में उचित जांच की मांग करते हैं। तो दिल्ली पुलिस उनके घर के सीसीटीवी भी जांच करेगी और उनको बुलाकर सभी को, अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि अगर ये किसी का नाम भूल गए तो उसमें नाम बहुत साफ अच्छे से याद आता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की ये जंग हर रोज एक नया मोड़ लेती जा रही है। शराब नीति से शुरू हुई इस राजनीतिक लड़ाई में नार्को टेस्ट तक की एंट्री हो गई। अब देखना होगा कि किस मोड़ पर जाकर ये राजनीतिक उठापटक शांत होती है। हालांकि इसकी उम्मीद फिलहाल न के बराबर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो रोज जुबानी जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी तो दिख नहीं रही। यही चाहते हैं, आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है, बीजेपी भी यही चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी ताकत अभी इतनी बड़ी नहीं है और आम आदमी पार्टी को ताकत बढ़ाने का सबसे बेहतर मौका यही नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। पंजाब में एक चर्च में बेअदबी का मामला सामने आया है, उस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जांच के आदेश दिए हैं। तरनतारन में चर्च में तोड़फोड़ हुई थी, वहाँ पर जो पैस्टर थे, यानी कि जो वहाँ पर जो पूजा करते हैं, उनकी गाड़ी में भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें जो हैं ये तरनतारन से हैं। काफ़ी परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर कई सवाल पहले ही खड़े किए गए हैं। मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला, और पंजाब में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और अभी पिछले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी उठे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पहले धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे और अब जो घटना सामने आई है इससे सबको हैरान किया है। और आज एक बड़ा मुद्दा ये पंजाब की सियासत में भी बना हुआ है। भगवंत मान ने इसको लेकर जांच के जो आदेश हैं वो भी दे दिए हैं और कहा है कि जो भी इसके दोषी होंगे उनको सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाएगा। और पिछले करीब एक हफ्ते से इस प्रकार की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं। इससे पहले 4 दिन पहले ही अमृतसर में घटना हुई थी जहां पर 2 गुटों के बीच झड़प भी हुई थी और 25 के करीब लोग घायल हो गए थे। उसके बाद से लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा और अब ये तरनतारन में जो घटना सामने आई है ये काफी हैरान और परेशान करने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमें तफसील से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब कहानी की जब बात होती है, कश्मीर की जब कुछ भी कहानी होती है तो उस नंदीग्राम नरसंहार की जो बात है वो ज़रूर होती है। 2003 में हुए नंदीमार्ग नरसंहार में पीड़ितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। इस हत्याकांड में मारे गए 24 लोगों के रिश्तेदारों ने 19 साल से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन अभी तक इन्हें सिर्फ
निराशा ही हाथ लगी है। आखिर इनका गुनहगार है कौन? क्या सिस्टम से हारे हुए लोग हैं ये? सरकारें बदलती गई, इनके नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति आपने पिछले कुछ दिनों में बड़ी तूल पकड़ती देखी होगी, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाने वाला कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। अब इन सब सवालों का जवाब उम्मीद है कि शायद मिल जाए। पीड़ित पंडितों को उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ शायद मिल जाए। नंदीग्राम नरसंहार का केस दोबारा खुलने वाला है। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने केस को दोबारा खोलने का ऑर्डर दिया है। नंदी मार्ग नरसंहार के पीड़ितों का आरोप है कि एक तरफ जहां हुर्रियत को सुरक्षा मिल रही थी, वहीं कोर्ट तक जाने के लिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी को 68 बार पेश करने में जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो नाकाम रही। सबसे पहले सुनते हैं उस रात का मंजर क्या था जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। बिल्कुल मंजर याद है, बिल्कुल, क्यों नहीं मंजर याद है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हम मैच देख रहे थे, इंडिया ने मैच जीता। कुछ मैच जीतने के बाद कोई आधा घंटा हुआ तो दरवाजे को सटक आवाज़ आई, दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर बोला, पंडितों उछो मैच, खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, आज आपने हिंदुस्तान को जिताया ना, अब हम आपको जिताएंगे। लूटपाट करके फिर उनको इकट्ठे एक चनार मंदिर के सामने, उधर मंदिर है, मंदिर के सामने चनार का दरख्त है, उसके सामने खड़े करके बस गोलियों से भून दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर 19 साल बाद भी नंदी मार्ग के पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। पहले 2003 से 2008 तक केस पुलवामा कोर्ट में चला, जहां 6 साल में आरोपी नंबर 1 को करीब 50 बार पुलिस पेश करने में असफल रही। इसके बाद मामले को शोपिया कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान 28 बार सुनवाई लिस्ट की गई, लेकिन आरोपी नंबर 1 को महज 19 बार पेश किया गया। फिर 2009 में केस को शोपिया से प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस दौरान पंडित कोर्ट में एक बार भी नहीं पहुंच पाए, सुरक्षा नहीं थी उनके पास। इसी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें कोर्ट तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा जो देने का इंतजाम नहीं किया। अब आप ये बताइए कि किस तरीके से लोग उम्मीद करें कि जो सिस्टम जो है वो आपको न्याय दे देगा। सर मुझे उस वक्त लगा कि हमारा जीना अब नहीं है, इंडिया में हमारा जीना नहीं, क्योंकि इंसाफ ही नहीं मिला। अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर किसी को मारता है, उसको कोर्ट बोलता है इसको तुझे नहीं मारा, तू खुद मर गया। अगर पता है उनको पता है कि वहाँ इनको मारा है, फिर उसको क्या लगेगा उस वक्त? लगता है कि उस वक्त का सिस्टम भी सपोर्ट करता था। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उस वक्त का सिस्टम ही बेकार था। जो वो कातिल आजकल खुलेआम घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, मुंबई घूम रहे हैं, पूरे मतलब इंडिया में घूम रहे हैं, उनको कौन पूछ रहा है? लेकिन साल 2022 तक जिस केस को बंद कर दिया गया था, उसे दोबारा खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अभियोजन को सुने बिना केस खारिज कर दिया गया था। केस को बर्खास्तगी का जो कारण बताए गए, उसके जो है वो मामले पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। डिफॉल्ट के लिए आपराधिक मामलों को खारिज नहीं किया जा सकता। और अब 19 साल बाद नंदी मार्ग नरसंहार के पीड़ितों को उम्मीद है कि एक बार फिर शायद इंसाफ मिल सके। चलिए, ताइवान में युद्ध के खतरे को लेकर चीन से बड़ी खबर आ रही है। जहां 16 अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस शुरू होने वाली है, इसी अधिवेशन में शी जिनपिंग के 3rd टर्म पर मुहर लगेगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 अक्टूबर से पहले कभी भी ताइवान पर चीन की आर्मी हमला कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि वाकई चीन के सीक्रेट सिस्टम से ताइवान वॉर की जो डेट लीक हो गई है, या फिर बीजिंग की ये कोई नई लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा वॉर फ्रंट एक्टिव। ताइवान पर चीन की अटैक डेट लीक। 16 अक्टूबर को 100% आजाद ताइवान। पहले लाइव फाइट ड्रिल और अब ड्रोन से दादागिरी। ताइवान के खिलाफ चालबाज चीन की ये नई पैतरेबाजी है।
वैसे तो अभी तक ताइवान के समंदर में चाइना फाइटर जेट और वॉरशिप की घुसपैठ जारी है, लेकिन अब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसमान में ड्रोन वाली हिमाकत शुरू कर दी है। चीन की तानाशाही के खिलाफ ताइवान ने कैसे काउंटर अटैक की चेतावनी दी है, आपको वहां की प्रेसिडेंट साई इन वेन की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान से आई बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। दरअसल चीन के ड्रोन ने ताइवान के किनमैन द्वीप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ताइवान ने उसे मार भगाया। बड़ी बात यह है कि ये द्वीप चीन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस द्वीप को चीन और ताइवान के बीच की अघोषित दीवार भी कहा जाता है। ये वो द्वीप है जिसे हासिल करने के लिए चीन के कई हमले नाकाम रहे हैं। ताइवान ने चीन को पहले ही आगाह किया था, अगर उसने ड्रोन से सरहद लांघी तो उसे या तो लौटना पड़ेगा या फिर उसे मारकर समंदर में गिरा दिया जाएगा। देश की आजादी और संप्रभुता के लिए ताइवान की सरकार का इरादा कितना फौलादी है, ये देश चीन की आंखों में आंखें डालकर कैसे बात कर रहा है। ताइवानी प्रेसिडेंट को सुनिए, अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। 我再一次强调，台湾捍卫主权及守护民主自由的决心，绝不会因为压力和恫吓而退缩。政府也会做好充分的准备。 ताइवान के राष्ट्रपति अपनी फौज के हौसले बढ़ाने और तैयारियों का जायजा लेने पेंगू द्वीप पहुंची थी। यहाँ एक तरफ उन्होंने जवानों के हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की कमांड दी, तो दूसरी तरफ चीन के उकसावे के जाल में न फंसने की नसीहत भी दी। 我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突，我们不会挑起战端。 我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要而且强力的反制措施，捍卫国家的领空安全。 लेकिन चीन है कि ताइवान को उकसाने का एक भी मौका नहीं गवा रहा। अगस्त के पहले हफ्ते में मिसाइलें दागी, बेकाबू लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से ताकत दिखाई, तो अब वो ड्रोन से डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ताइवान की जासूसी या फिर हमले के लिए ड्रोन वाली साजिश से चीन साफ इनकार कर रहा है। उसे तो ताइवान नाम से ही चिढ़ है। 当前台海局势紧张的根源，美国打着西太平洋地区稳定的幌子，赤裸裸的试图以台制华。 लेकिन सच यह है कि चाइनीज ड्रोन के टारगेट पर ताइवान का किनमेन द्वीप है, जो साल 1949 से कम्युनिस्ट सरकार की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। किनमेन इकलौता ऐसा रास्ता है जो चीन को ताइवान में दाखिल होने दे सकता है। यहाँ पर चीन के किंग राजशाही के कई लोग रहते हैं। साल 1949 में भी चीन ने यहाँ हमला किया था और उस समय भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। उस हार की वजह से पीएलए को ताइवान पर हर बार हमला करने का इरादा छोड़ना पड़ा। उस युद्ध के बाद कई बार ताइवान और चीन की मिलिट्री के बीच यहाँ पर गोलीबारी होती रही, जिसमें 1950 की फायरिंग सबसे बड़ी घटना थी। उसके बाद से ही ताइवान ने इस जगह को किले में बदल दिया और आज यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा ताइवानी सैनिक तैनात हैं। लेकिन इस समय जब तनाव जारी है तो सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि चीन किनमेन में तैनात ताइवानी सैनिकों की जासूसी या फिर उन्हें नुकसान के इरादे से ड्रोन उड़ा रहा है। लेकिन ताइवान ने भी चाइना को ड्रोन और बारूदी जवाब देकर अपने इरादे जता दिए हैं। अब हवाई जहाज का तो पहले अतिक्रमण होता ही था, अब ड्रोन के द्वारा भी अतिक्रमण किया जा रहा है। वो ताइवान के चप्पे चप्पे की खबर ले रहे हैं। ताइवान ने फायर करके उसके ऊपर ड्रोन को वापस भी भगाया, वार्निंग दी है। इस समय में टेंशन बहुत ज़्यादा है और चाइना के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ड्रोन के द्वारा ही हमला करे। चाइना किसी के द्वारा भी, शिप के द्वारा, मिसाइल के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा, यूएवी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, बहुत से ऑप्शन चाइना के पास हैं जिनके द्वारा वो ताइवान पर हमला कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन आधुनिक हथियारों के मामले में बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। कई फ्रंट पर वो अमेरिका से भी दो हाथ कर रहा है। चीन ने हाल ही में अपने चांगचुन एयर शो में तमाम लड़ाकू विमानों के साथ हाइपरसोनिक ड्रोन वुझेन 8 की भी ताकत दिखाई। एक्सपर्ट की मुताबिक चीन इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका के F-22, F-35 स्टील फाइटर जेट्स पर सुपर सुसाइड अटैक में कर सकता है। चीन का वुझेन 8 ड्रोन पहली बार 1 अक्टूबर 2019 को नेशनल डे मिलिट्री परेड में नजर आया था। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस ड्रोन का दूसरा नाम DR-8 भी है, जिसे खास तौर पर साउथ चाइना सी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के मकसद से बनाया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि वुझेन 8 या DR-8 के जरिए चीन की नजर अमेरिका के
गुआम एयरबेस पर भी है। ताइवान कई दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है और वो बेस को त्यागना, इसका मतलब है चीन को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, इंडो पैसिफिक की तरफ एक्सपेंशन का फुल मौका मिलेगा और ताइवान को एक ऐसा वो सॉलिड मिलिट्री बेस बना देगा, एयर बेस बना देगा, नेवल बेस बना देगा, जहां उसको लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेगा और जहां से वो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को पूरी तरह से तबाह करता रहेगा, वो कोस्ट जो चीन को फेस करता है। ऐसे कई और ड्रोन भी चाइनीज आर्मी के बेड़े में खुफिया तौर पर शामिल बताए जाते हैं, लेकिन इन दिनों ताइवान से तनातनी के बीच जिस तरह से चीन मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के बाद अब ड्रोन से डराने की कवायद शुरू की है, वो नए दौर में नई किस्म की जंग की ओर इशारा करती है। अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो हर प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले ये हमला होगा मिसाइल्स के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, सी बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन वो अगर चीन समझता है कि ड्रोन्स के माध्यम से ही वो लड़ाई जीत सकता है तो ये उसकी ज़बरदस्त भूल होगी। ड्रोन काफ़ी बड़े पैमाने पर ताइवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके एयरड्रोम्स को, एयरपोर्ट्स को, हेलीड्रोम्स को, उसके गनशिप्स को, उसके आर्टिलरी को, उसके मिसाइल लोकेशंस को, उसके ट्रुप कंसंट्रेशंस के ऊपर हमला कर सकता है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक महीने से चीन कभी अपनी सरहद से एयर शो के जरिए तो कभी ताइवान में घुसकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है चीन की सेना, पीपल लिबरेशन आर्मी किसी भी वक्त ताइवान पर धावा बोल सकती है, लेकिन उसे डर अगर किसी बात का है तो वो है पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का। उसे मालूम है कि अगर उसने ताइवान पे अटैक किया, अमेरिका खाली ताइवान की सेना की मदद नहीं करेगा, लेकिन उस पे कारोबारी और आर्थिक बंदिश भी लगा सकता है। यही वजह है कि चीन हमले से डर रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साफ कह चुके हैं कि ताइवान को चीन में शामिल होना ही होगा। इसके लिए वो युद्ध से पीछे न हटने की बात कह चुके हैं। लेकिन पते की बात यह है कि क्या चीन युद्ध की जरूरत कर पाएगा? वो अमेरिका से सीधे दुश्मनी मोल ले पाएगा? और सबसे बड़ी बात, ताइवान पर हमले के बाद दुनिया भर के देशों की पाबंदियां झेल पाएगा? होगा क्या, कोई नहीं जानता। अभी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन इस बीच चीन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सियासी हलचल मचने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हर 5 साल में होने वाली कांग्रेस 16 अक्टूबर को शुरू होने वाली है। इस अधिवेशन में चीन के इकलौती सियासी पार्टी अपने अगले महासचिव और राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर शी जिनपिंग के नाम पर मुहर लगाएगी। जिनपिंग के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ 2 टर्म की शर्तों को बदल दिया है। करीब एक हफ्ते तक बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बंद दरवाजों के अंदर जिनपिंग का नाम चीन के इतिहास में माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर नेताओं के तौर पर दर्ज हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, जो काम माओ नहीं कर पाए क्या शी जिनपिंग कर दिखाएंगे? जिस ताइवान को माओ के होते हुए चीन हासिल नहीं कर पाया, क्या ये चमत्कार शी जिनपिंग कर दिखाएंगे? फिलहाल कहना मुश्किल है। 1949 में कुओमिंतांग को हराकर माओ ने चीन की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इस टापू को चीन के साथ मिला नहीं सके। माओ से आगे निकलने की होड़ में शी जिनपिंग पूरी कोशिश करेंगे कि इस ताइवान पे वो कब्जा कर पाए। प्रेसिडेंट के तौर पर 3rd टर्म के लिए जिनपिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ताइवान बताया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 16 अक्टूबर से पहले ही चीन ताइवान पर हमला कर देगा? चाइना के द्वारा लगातार इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की पोस्टरिंग की जा रही है कि जैसे कि वो ताइवान पर कोई हमला करने वाला हो। इस तरीके की पोस्टरिंग करके राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद कहीं से कमजोर नहीं पड़े हैं और वो ताइवान के संदर्भ में अपनी सख्त नीतियां जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? ताइवान पूरी तरह आजाद होगा या फिर उसका हश्र तिब्बत, हांगकांग की तरह होगा?
अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन के लिए ताइवान चैप्टर सबसे मुश्किल है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका भले स्वतंत्र देश नहीं मानता हो, लेकिन उसे सैन्य मदद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को अभी हाल ही में 1.1 अरब डॉलर के हथियारों की सप्लाई का प्लान बनाया है। इससे पहले अमेरिका ने एटमी हथियारों से लैस सुपर डिस्ट्रॉय वॉरशिप USS एंटीएटम और USS चांसलर विले को ताइवान स्ट्रेट में उतार कर भी चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। इससे चीन इतना तिलमिला गया है कि वो अब इस समंदर में दूसरे देशों के लिए नो एंट्री की चेतावनी दे रहा है। लेकिन चीन के लिए इस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान स्ट्रेट चीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। ऐसे हालत में अगर चीन ने ताइवान पर हमले की हिमाकत की तो उसे अमेरिका से भी लोहा लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। ऑपरेशन लोटस को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं का सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मामले की जांच की मांग। बीजेपी के 7 सांसदों ने एलजी को लिखा पत्र, कहा आम आदमी पार्टी नेताओं का हो नार्को टेस्ट। आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दुर्गेश पाठक के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। नेताओं ने लगाया था घोटाले में शामिल होने का आरोप। दुमका में अंकिता के परिवार से मिले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा ने की मुलाकात। कहा सोरेन सरकार का रवैया शर्मनाक। पटना पहुंचे तेलंगाना के सीएम केसीआर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से की मुलाकात। बोले सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके बीजेपी मुक्त भारत बनाना है। सीएम योगी ने वाराणसी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का बोट में बैठकर लिया जायजा। प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लिया। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस ने हरियाणा में डाला डेरा। हिसार में फार्म हाउस की पड़ताल। गुरुग्राम भी जा सकती है टीम। लैपटॉप और मोबाइल चुराने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम गिरफ्तार। पटना में फिर छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बीपीएससी पेपर के पैटर्न में बदलाव का विरोध कर रहे थे छात्र। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीबाज एडीएम पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। पंजाब के तरनतारन में चर्च में हुई तोड़फोड़ और आगजनी। सीएम भगवंत मान ने दिए जांच के आदेश। कहा आपसी भाईचारे को तोड़ने की इजाजत किसी को। 200 करोड़ की ठगी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को समन। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया। 2022-23 में बढ़ी भारत की जीडीपी। जून तिमाही में 13.5% रही जीडीपी ग्रोथ। सरकार ने जारी किए आंकड़े।